देखो, लास्ट टर्म में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वीबीटी, और वीबीटी में हम लोगों ने दो बातें बताई थी। मैंने कहा था कि एक वीक लिगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। वीक लिगेंड में जो डी इलेक्ट्रॉन है उनकी अपन ने कुछ भी पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं की थी, एज इट इज वहां पर डी इलेक्ट्रॉन को रख दिया था और आगे जितने भी लिगेंड्स थे उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे उनको रख दिया था। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमने क्या किया था, डी इलेक्ट्रॉन जो था उसको पेयर करना स्टार्ट किया था, और आफ्टर देन पेयरिंग उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आए थे उनको रखा था, यही तो हुआ था। लेकिन वीबीटी ये कभी नहीं बता पाए कि हमने जो डी इलेक्ट्रॉन को पेयर किया था वो क्यों किया था। ये कभी नहीं बता पाया, कोई भी कॉन्सेप्ट में ये नहीं बता पाया कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है, और ऐसा ही क्यों करते हैं कि वीक लिगेंड के साथ ऐसा बिहेवियर होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ऐसा बिहेवियर होता है। अगली बात है कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्योंकि इसी के बेस पर स्टेबिलिटी भी डिफाइन होती है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और कैसे पता चलेगा कि वहां पर वो कलर कौन सा शो करेगा। तो काफी चीजें यहाँ पर एक साथ निकल के आती। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत जगह पर वीबीटी जो था बहुत सी बातों को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये तो बता देगा हाँ हाइब्रिडाइजेशन ये होती है, शेप ये होता है, ठीक है, ये तो बता देगा, लेकिन बेसिकली जो मोटिव है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे डी इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, क्यों वीक लिगेंड में ऐसा कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इस जगह पर फिर एक नई थ्योरी यहाँ पर डेवलप की गई जिसको बोलते हैं CFT थ्योरी। तो आज की डेट में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द CFT। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है? आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे CFT। और CFT की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि VBT जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन काफी चीजों को नहीं कर पाया। तो बात करते हैं CFT, और CFT और VBT में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो समझ लो। देखो है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, बात को समझिएगा, बहुत गहराई के साथ समझिएगा। हम VBT की बात करते हैं तो VBT में हमने एक बात बोली थी, VBT थ्योरी में हमने कहा था जो लिगेंड है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो VBT में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और मेटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, वैकेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देता है। क्लियर है? ये मैंने VBT में बोला था। पॉइंट यहां पर यह है कि VBT ने ये बोला, CFT ने इसको गलत कर दिया। VBT ने ये जो बात बोल दी, लेकिन CFT ने ये कहा ऐसा कुछ नहीं होता, लिगेंड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लिगेंड सिर्फ अप्रोच करता है। क्लियर है? केवल लिगेंड जो है वो मेटल को जो मेटल होता है उसको अप्रोच करता है। और ले जाओ तो किसका आगे, यानी कि इसका मतलब यहां पर क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि लिगेंड जो होता है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिगेंड जो होता है वो मेटल को अप्रोच करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, अप्रोच करता है। ये एरो का मतलब है कि उसके पास में हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये अप्रोच करता है। और इसके अप्रोच, जब ये अप्रोच करता है तो उस कंडीशन पे मेटल के जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि उसमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, और एनर्जी डिफरेंस आने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। ये है बेसिक कंडीशन। अब पॉइंट उठता है कि ऐसा क्यों होता है। चलो इसको तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ये तो बाद में बताता हूं। लिगेंड मेटल को अप्रोच किस बेस पर करता है पहले ये समझ लो। तो देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मेटल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, सब जानते हैं। तो मेटल पे कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, लिगेंड पर क्या होगा, लिगेंड पर कौन कौन सा चार्ज होगा, देखो लिगेंड पर दो कंडीशन होगी, या तो लिगेंड निगेटिव चार्ज होगा या लिगेंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल में कंडीशन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल में कंडीशन क्या हो जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पोलैरिटी दोनों कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहां भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि बाइसेप्स जो सारा खेल जो होगा ना वो इस पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू होगा। यानी कि इसका मतलब है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज, चाहे वो लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाला कंप्लीटली नेगेटिव हो या फिर न्यूट्रल हो और साथ में न्यूट्रल कंडीशन हो, तो न्यूट्रल होगा तो पोलैरिटी होगी, तो पोलैरिटी ड्यू टू द पोलैरिटी या ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है यानी कि जो अप्रोच होती है, यानी कि लिगेंड मेटल को जो अप्रोच करता है वो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग कूलाम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ये बात समझ में आ गई? ये है पहली बात, समझ में आ गया? यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिगेंड किस टाइप के होते हैं? दो। अगर लिगेंड कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के थ्रू हो जाएगा, और लिगेंड में अगर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसके थ्रू हो जाएगा, पोलैरिटी के थ्रू हो जाएगा। जैसे भाई यहाँ पर एग्जांपल देता हूं, लोग कंफ्यूज जाते हैं यहाँ पर। देखो एग्जांपल देख रहा हूं, जैसे कि ये हमारा मेटल है, ये प्लस है, और हमारे पास में न्यूट्रल ले लेता हूं, मान लेता हूं अमोनिया ले लेता हूं, तो सोच के देखो बच्चों, अमोनिया ये है ना, अमोनिया ये है ना, न्यूट्रल है, अमोनिया है, तो अमोनिया में क्या कंडीशन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेचुरल सी बात, इधर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है? इस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? ये है पहली बात। क्लियर? अब अगली बात, अब अगली बात ये है कि अगर इसकी अप्रोच इस मेटल के किस पे होती है, डी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स में होती है, मेटल्स के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में होती है। यानी कि लिगेंड क्या करता है, इस मेटल के डी ऑर्बिटल जो होते हैं उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करता है, और जब किसी को अप्रोच आप करोगे तो नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे पास में आओगे वैसे वैसे क्या होगा, आप सोचो। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी कमाल की बात है। देखो दोनों बातें समझना है यहाँ पर, कि ये मेटल जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई डाउट नहीं है, यानी कि ये पास में आएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात यहाँ पर एक और शुरू होती है कि मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नहीं होते हैं, बोलो हाँ या ना? और इधर इस पर भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, होते कि नहीं होते? अरे होगा कि नहीं होगा? देखिए मेटल ये चार्ज के थ्रू तो लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जैसे ही पास में आया उसके साथ धोखा हो जाएगा। क्यों? एक नई चीज हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड में इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, दोनों के बीच में एक रिपल्सन भी लगेगा। यानी कि चार्ज के थ्रू आप पॉइंट को समझेंगे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहां पर लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, यहां लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगेगा रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स। क्लियर है? और जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो जैसे, और रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता जाएगा, जैसे जैसे पास में आते जाएंगे, डिस्टेंस कम होती जाएगी, रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है, एनर्जी की जो वैल्यूज होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। आया ना? समझ में आ गई? यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगा, और अनस्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप ऐसे कह सकते हैं अनस्टेबिलिटी। समझ में आ गया? और इसी अनस्टेबिलिटी और एनर्जी बढ़ने के कारण से, इसी अनस्टेबिलिटी और एनर्जी बढ़ने के कारण से जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंज होते हैं, रीअरेंज पॉसिबल होता है। आगे थ्योरी समझ में क्लियर हो गया? थ्योरी समझ में आ गई है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूं। तो आकर्षण प्रतिकर्षण पर लिख लेना हिंदी वालों, आकर्षण उधर प्रतिकर्षण। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई, अब आगे समझ। तो जैसा कि मैंने बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा, और अट्रैक्शन रिपल्सन होने के कारण से एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम जरा किसी मेटल के तरफ चलते हैं, और मेटल के पहले हम डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो आपको पता है ये डी ऑर्बिटल्स होता है हमारे पास, और डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, डी ये सब ऑर्बिट, डी क्या होता है, सब ऑर्बिट होता है, और ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। कौन कौन सा होता है, ये होता है डी एक्स वाई, ये कौन सा होता है डी वाई जेड, ये कौन सा होता है डी एक्स जेड,
ये कौन सा होता है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये कौन सा होता है डी जेड स्क्वायर, ये कंफर्म है, होता ही है। अब सभी में क्या प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है, सभी में क्या प्रेजेंट है, मान लेता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लेता हूं इसमें सभी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, एक दो जो भी होंगे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अब इसमें क्या होगा, सामने एक हमारे पास लिगेंड है जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगेगा तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो होगी, इस पूरे की एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि लिगेंड जैसे जैसे अप्रोच कर रहा होगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, उससे पहले क्या होगा, अगर लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है उससे पहले की कंडीशन क्या होगी, तो हमने ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो भी हमारे पास में ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर के ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो पी के हो, चाहे वो डी के हो, चाहे वो एफ के हो, सबकी एनर्जी बराबर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीजनरेट, क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल, याद है कि नहीं है। यानी कि अगर अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी सभी की बराबर होगी। इस तरह से आपको पी के भी बारे में आप जानते हो, यहाँ के बता देता हूं, पी के बारे में भी आप जानते हो, पी एक्स पी वाई पी जेड, पता है नहीं पता है, यहाँ हो गया आपके पास में पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड हो गया, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है। जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे, जब तक कोई रिपल्सन कुछ एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा, यानी कि उस जगह पर एनर्जी इनकी बराबर होती है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन या लिगेंड जैसे जैसे डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे यहां पर एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो यही हमें सीखना है, यहीं से हमारी शुरुआत होगी कॉन्सेप्ट को कि एनर्जी का डिफरेंस कैसे होगा और कैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं। तो फिलहाल चलो मैं अभी एक बात पहले समझा देता हूं, फिर आगे की बात समझाता हूं। देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो है ऑर्बिटल जो है, इनकी एनर्जी बराबर है, ठीक है, इनकी एनर्जी बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखो एक बात मुझे बताओ, डी एक्स वाई कैसा होता है, पहले तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, डी एक्स वाई, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, शेप के बारे में पता होगा, ऑर्बिटल का जो शेप होता है, ओरिएंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। तो डी एक्स वाई कैसा होगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग ऐसे सीखते हैं, कहां पर होता है, इस टाइप से होता है, याद है, क्लियर है, ये डी एक्स वाई होता है, एक्स वाई, क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं डी एक्स वाई के बाद दूसरा कौन सी बात करते हैं, साथ में ही चलते रहो, दूसरा कौन सा होता है, वाई जेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो 3D में कोऑर्डिनेट बदल दे रहा हूं, बस कोऑर्डिनेट बदल दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर y कर दे रहा हूं, यहां z कर दे रहा हूं, क्लियर, y z, तो कोऑर्डिनेट बदल दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये भी कैसा होगा, क्लियर है, डी वाई जेड हो गया। डी एक्स जेड को ले लो, यहाँ x हो गया, यहाँ z हो गया, तो एक्स जेड की कहानी ले लो, एक्स जेड कैसे होगा बच्चों, x और z के बीच में होगा लोब। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है पता ही है ना आपको, लोब में प्रेजेंट होता है, ये जो ये दिखा रखा है ये क्या है, ये लोब होते हैं, है ना, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स जेड। फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, माइनस मत बोलना उसको, क्लियर है, ये एक्स हो गया और ये, तो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, डैश स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डैश, काम है इसका, बहुत बड़ा काम है, इसलिए पहले सिखा रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आएगा, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ले लो, जेड स्क्वायर कौन सा होता है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गया, और यह क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, ठीक है। और लिगेंड बेटा आप देखो, लिगेंड जो है वो अप्रोच करेंगे दो तरीके से, पहला एक तो ऑन द एक्सिस और एक दो एक्सिस के बीच से,
मतलब एक तो ऑन द एक्सिस आएंगे और एक दो एक्सिस के बीच से आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिपेंड करेगा वो कैसा लिगेंड है, कैसा मेटल है, किस तरीके का शो कर रहा है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अरे समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, पूरी कहानी अब शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? तो शुरुआत होगी ऑक्टाहेड्रल से। और ऑक्टाहेड्रल में बात करें, जानते हो, नाम तो जानते हो आप लोग ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन होती है, सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले क्या होता है, मेटल की बात करते हैं। मेटल, तो मेटल प्लस एन है, इसके डी ऑर्बिटल देखेंगे तो हम एक एनर्जी लेवल भी साथ में बना रहे हैं कुछ इस टाइप से। ये हमने यहाँ पर मेटल का जो डी जनरेट ऑर्बिटल था, डी जनरेट ऑर्बिटल से उनको बना दिया। स्पेस लेके चलना है, थोड़ा सा नीचे से लेके चलेंगे इस बार। ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल, ये मेटल का है। अभी लिगेंड का कुछ भी यहां पर नहीं हुआ, लिगेंड का यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है वो भी समझ लो, मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ नहीं हुआ, लिगेंड अभी नहीं आया है। इस मेटल में ये कंडीशन थी, फिर धीरे 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 इसकी एनर्जी बढ़ती है और ये यहाँ पर कहीं पर पाया जाता है। ये सब का मतलब समझा, किताब में पढ़ा होगा, 1 2 3 4, ऐसा कुछ ऊपर खिसक जाता है ये। ठीक है, फिर जब ऊपर खिसक जाता है तो फिर आपने पढ़ा होगा, फिर खिसकने के बाद यहाँ पर 2 फाड़ हो जाते हैं, होते नहीं होते? 2 फाड़ होते हैं, इसके इसके बीच में जाता है, ऊपर चला जाता है 2, नीचे चले जाते हैं। यही हमें सीखना है, यही है। अभी है क्या, पहले बात को समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले डी ऑर्बिटल होता है ये मेटल का, और ये डी ऑर्बिटल मेटल का वो होता है जो लोअर एनर्जी पर होता है, मतलब अभी इसमें लिगेंड ने अप्रोच नहीं की। फिर जब लिगेंड ने अप्रोच की तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर चला गया। इसके ऊपर चले जाने का मतलब कुछ ये है, ये इस तरीके से एक एनर्जी का ऑर्डर है, ऐसे समझ सकते हो आप। यहां से यहां एनर्जी बढ़ रही है। तो डी ऑर्बिटल पे जब लिगेंड्स आना अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे उसकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ने लगती है। नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है। और कैसे बढ़ेगी? बराबर बराबर बढ़ने लगती है, बराबर बराबर बढ़ने लगती है। मतलब पहले जो एनर्जी थी सभी की एक साथ बढ़ेगी। कब? जब लिगेंड ने अप्रोच किया। लेकिन लिगेंड का अप्रोच जैसे ही बढ़ेगा, एक कंडीशन से ऊपर बढ़ गया, उस कंडीशंस में यहां पर 2 पार्ट हो जाते हैं, मतलब इसके 2 भाग हो जाते हैं। 2 भाग ऊपर चले गए और 3 भाग नीचे, मतलब 2 पार्ट में ये स्प्लिट कर जाते हैं। अब स्प्लिट करने में कौन क्या होता है ये भी समझ लो, फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। ये तो आपका dxy dy z dxz वाली कंडीशन है, ठीक है, यहां भी वही कंडीशन है। यहां जब स्प्लिट करता है तो ये कौन सा होता है? ये होता है dxy, ये कौन सा होता है? dyz, ये कौन सा होता है? dxz। क्लियर है? ये कौन सा होता है? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और ये कौन सा होता है? dz स्क्वायर। तो ऊपर जो चला जाता है वो जाता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये चला जाएगा dz स्क्वायर, और नीचे जो आता है वो आ जाता है dxy, ये आता है dyz, और ये आता है dx। क्लियर हो गया? मतलब ये 3 नीचे आ जाते हैं, वो 2 ऊपर चले जाते हैं, ये होता है। एनर्जी का बड़ा ढंग से संभाल के रखिएगा, तुमने वही चिपका के रख दिया उसको। मैंने कहा था गैप रखना है, सबसे लोअर एनर्जी इसकी होती है, फिर उसके ज्यादा हाई एनर्जी उसकी, फिर उससे हाई एनर्जी उसकी, और फिर सबसे हाई एनर्जी उसकी। जो हो गया सो हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यानी सबसे लोअर ये, फिर उससे ये लोअर, फिर उससे हायर ये, फिर उससे हायर ये, फिर तो यहां पर क्या हुआ, ये तीनों नीचे आ गए, 2 ऊपर चले गए। अब पॉइंट उठता है कि ऐसा कैसे हो गया, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताता हूं ऐसा क्यों हो गया और क्यों ऐसा हुआ। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? इसकी।
फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी। मतलब इसकी जो एनर्जी थी इसमें दो भाग हो गए, ये दो ऊपर और तीन, यानी कुछ की एनर्जी बढ़ी और कुछ की एनर्जी घट गई। अब क्यों बढ़ी और क्यों घटी, इसका जवाब आपको समझना है, तो आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहां समझना स्टार्ट। अगर किसी की एनर्जी बढ़ी है, लॉजिक समझो, अगर किसी की एनर्जी बढ़ी है यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ी है, इसका मतलब है इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हो? एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, रिपल्सन बहुत ज्यादा। यही तो मतलब हुआ कि नहीं, रिपल्सन बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ इसकी इन एक्सिस में रिपल्सन बहुत ज्यादा है, यानी दो जगह पर रिपल्सन बहुत ज्यादा है। एक तो यहां रिपल्सन बहुत ज्यादा है और एक कहां रिपल्सन बहुत ज्यादा है, यहां बहुत रिपल्सन ज्यादा है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, रिपल्सन ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये मेटल के इलेक्ट्रॉन और ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन दोनों आमने सामने आ गए। अगर दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो रिपल्सन बहुत ज्यादा है। दैट्स इट, समझ में आ रहा है? दोनों आमने सामने आ रहे, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, और दोनों एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं तो रिपल्सन कम है। समझ में आ रही है? यानी कि रिपल्सन कम हो गया, और रिपल्सन कम हो गया इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई। और सामने आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ गई, स्टेबिलिटी घट गई। अभी बात समझो। तो वहां से लॉजिक समझने की कोशिश करो कि वहां हुआ क्या था। वहां यही तो हुआ है कि तीन नीचे दो ऊपर है, तो इसका मतलब सीधा सा पॉइंट यहां पर दिख रहा है कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो लिगेंड इस ऑन द एक्सिस पर कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स और रिपल्सन यहीं पे ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो हाँ है ना भाई? यही तो इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये सब इलेक्ट्रॉन ही तो है यहाँ। तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो वाई एक्सिस से आ रहा है और एक्स एक्सिस से आ रहा है, क्लियर है? और फिर किससे आ रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जेड एक्सिस से आ रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ही एक्सिस से लिगेंड आ रहे हैं। यहां क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लिगेंड आपका एक्स एक्सिस से आ रहा है तो ये तो बच जा रहा है ना। यहां भी लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, भाई लिगेंड एक्सिस से आ रहा है, ये बच जा रहा है। इसका यहां भी वही कंडीशन है, यहां भी लिगेंड आ रहा है, यहां भी लिगेंड, तो लिगेंड तो एक ही एक्सिस, यानी कि कौन सा आ रहा है, एक्सिस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से आ रहा है। तो भैया एक्स वाई वाला तो बचना ही बचना है ना, क्योंकि यहां तो रिपल्सन कम लगेगा, बोलो यहां रिपल्सन कम लगेगा, यहां रिपल्सन ज्यादा लगेगा। यहां रिपल्सन ज्यादा लगा तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां रिपल्सन कम लगा तो एनर्जी क्या हो गई, कम। अब समझ में आया कि इसका मतलब इन तीनों की बात करें तो यहां पर जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो ऑन द एक्सिस करते हैं। अब समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ऑन द एक्सिस। थोड़ा सा और समझना चाहो तो और थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ऐसे समझ लो। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है, यही तो होता है ऑक्टाहेड्रल, यही तो होता है ऑक्टाहेड्रल, ऐसे तो बनाते हैं। और एक्सिस की बात कर रहा हूं, देखो ये मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, समझना, ये एक्सिस कौन सा हो गया, वाई एक्सिस, ये मान लेता हूं कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। तो लिगेंड अपने भैया कहां से आ रहा है, देखो लिगेंड यहां से आ रहा है, इस एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड यहां से आ रहा है, इस एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड यहां से आ रहा है, इस एक्सिस से आ रहा है। अब समझ में आ गया होगा? वही चीज यहां भी आगे बढ़ जाएगी, ये वाली आगे इधर भी हो गई, ये आगे इधर भी हो गई, यानी कि लिगेंड्स जो आ रहे हैं वो लिगेंड यहां से भी आ रहा, समझ गए बात को, लिगेंड यहां से भी आ रहा, हर जगह से आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है एक्सिस के, यहां से नहीं आ रहा, बीच से नहीं आ रहा, इसके बीच से नहीं आ रहा, एक्सिस से आ रहा, ठीक है? तो लिगेंड जो है वो एक्सिस से आ रहा है, और एक्सिस से आने के कारण से उस कंडीशंस में क्या हो रहा है, उन तीनों की जो एनर्जी हो रही है वो उन दोनों की एनर्जी जो हो रही है बढ़ रही है और इसकी एनर्जी कम। क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? अब इनको कुछ नोटिश कहते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं ई जी, ई छोटा सा, और इसको एक नाम दिया जाता है T2, T2, क्लियर है? तो नीचे वाले को अपन डिस्कस करते हैं किस पॉइंट से, T2G से, इसको डिस्कस करते हैं T2G से, और उसको डिस्कस करते हैं EG से। इसके एक एनर्जी डिफरेंस होता है, ये देखो ये जहां से होता है इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच में क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। तो जहां से दोनों का डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, मतलब इस वाले को बोलते हैं बेरी सेंटर, BERRY, बेरी सेंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। अगली बात है, इनमें एनर्जी का एक डिफरेंस होता है,
एनर्जी का एक डिफरेंस दोनों के बीच। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें मैंने क्या कह रहा था उसको समझ लेते हैं। इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है और इस एनर्जी डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ से। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा का मतलब एनर्जी। समझ में आ गया। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो दैट्स मीन 1 डेल्टा ओ का होता है, ऐसे मान के चलो, जिसमें से दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट क्या हो जाते हैं? ऊपर वाला होता है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस का मतलब ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ी है, और इसकी एनर्जी घटी है माइनस 0.4 डेल्टा ओ, ये होता है 0.4 डेल्टा ओ। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो कंडीशन, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 0.6 डेल्टा ओ, नीचे कितना होगा 0.4 डेल्टा। माइनस का मतलब कम हो रहा है, प्लस का मतलब बढ़ रहा है, दोनों को जोड़ोगे 1 डेल्टा ओ आ जाएगा। डेल्टा ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट नहीं है? 3 नीचे 2 ऊपर वाले क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलते हैं? इजी, है ना। नीचे वाले क्या बोलेंगे अपन? ठीक है। ये क्या होता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब एक ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सभी एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर एनर्जी बढ़ेगी। लिगेंड कहां से आएंगे? ऑन द एक्सिस। एक्सिस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, रिपल्सन होगा, ये कंडीशन। यहां तक समझ में आ गया। अब एक काम करो, इसी डायग्राम को दोबारा बनाओ, इसी को दोबारा बनाओ, बनाओ दोबारा। और दोबारा बनाने में देखो ये एज इट इज रखना, ये एज इट इज रखना, और इसको पलट देना, ये ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना। समझ में आ रहा है? चलो करो। तो क्या किया मैंने इसमें? क्या किया इसमें? मैंने इसको 10 उल्टा कर दिया। इसका मतलब समझ में आ गया होगा? नहीं आया मतलब समझ में? इसका मतलब समझ में ये आया कि वहां पर ऑन द एक्सिस अटैकिंग हो रही थी, या बिटवीन द एक्सिस अटैकिंग होगी। याद करो मैंने बताया था dxy, याद आया? dxy की बात कर रहे थे अपन। तो dxy पे क्या हो रहा था? कहां पर ये लिगेंड, कहां पर ये लोब्स है? ऐसे लोब्स है। तो अप्रोचिंग कहां से हो रही है बच्चों? अप्रोचिंग कहां से हो रही है? अप्रोचिंग हो रही है इसके मिड से। अरे यहां देखो, यहां देखो, यहां पहले बता चुका हूं, ये बता चुका हूं, यही तो बता रहा था। अभी अप्रोचिंग कहां से चल रही थी? यहां से अप्रोचिंग चल रही थी। अब कहां से अप्रोचिंग चल रही है? इसके मिड से अप्रोचिंग, मतलब ऑन द एक्सिस नहीं है, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर सोचो जब लिगेंड का अप्रोच अगर यहां से होगा, यानी कि लिगेंड जो है वो यहां से अप्रोच करेगा, तो नेचुरल सी बात है इसकी एनर्जी बढ़ेगी। यानी यहां से अप्रोच कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्स वाई। दूसरी बात है वाई जेड में अगर बात करोगे तो ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा। तीसरी बात है एक्स जेड की बात करो, ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, यानी कि अप्रोचिंग कहां से होगी? यहीं से होगी। तो अप्रोचिंग कहां से हो रही है? बिटवीन द एक्सिस, यानी कि यहां पर जो लिगेंड आ रहा है वो कहां आ रहा है? बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। और बिटवीन द एक्सिस होने के कारण से उस जगह पर स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी। अब आपको बताते चले ये जो किसका बना हुआ, ये बना है टेट्राहेड्रल का। वो था ऑक्टाहेड्रल का, ये है टेट्राहेड्रल का। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो बना हुआ है बेसिकली ये टेट्राहेड्रल का है, यानी कि टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर शो करते हैं उनका है। आ रही बात समझ में? तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों को मैंने एक साथ बता दिया और दोनों की कंडीशन बता दी। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच करेंगे वो ऑन द एक्सिस करेंगे, और टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं? बिटवीन द एक्सिस। बोलो क्लियर हो गया? ठीक। अब और क्या डिफरेंस आएगा वो भी देख लो आप। बताओ बेरी सेंटर कौन सा होगा? बेरी सेंटर तो यही होगा, ये होगा बेरी सेंटर। अब ऊपर नीचे की बात करें, क्या कंडीशन होगी? नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। वहां कितना था? प्लस 0.6 था, यहां नीचे कर दो, यहां कर दो माइनस 0.6 डेल्टा टी। टी मतलब टेट्राहेड्रल, टी टेट्राहेड्रल। इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। स्प्लिटिंग समझ रहे हो? तोड़ना, विखंडन, ये तोड़ने की एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसमें ऊपर क्या चला जाएगा? यहां चलाएगा प्लस 0.4। आगे बात समझ में? दोनों में कितना हो जाएगा? 1। बस सिंपल सी बात। तो डेल्टा को बोल दो स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। देख लो कहीं पर, स्प्लिट डेल्टा ओ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, और डेल्टा टी
स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल और स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट ये है, चलो ये बात तो मैंने सिखा दी कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता है, लिगेंड आते हैं, अप्रोच होता है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। क्या? अभी हमें वो बात समझ में यहां पर नहीं आई कि लिगेंड के आने से इलेक्ट्रॉन कैसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि वहां एक बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट, बोला था नहीं बोला था? इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट, आओ उसको समझते हैं। देखो बच्चों, एक बात समझो, हमारे पास में इस तरीके से मान लेते हैं, सपोज दैट नॉर्मल फॉर्म में मेरे पास में ये एक डी ऑर्बिटल है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल एनर्जी के साथ में, और नॉर्मल एनर्जी के साथ में एक कंडीशन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज रखे हुए, यानी एनर्जी बराबर है मान लेते हैं। अब भैया लिगेंड ने क्या किया? अप्रोच करना स्टार्ट किया, तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी का डिफरेंस आएगा, और एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो याद करो, थोड़ा सा पुराना जाओ, मैंने कहा वीक लिगेंड में यहां कुछ मत करना, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने कहा इसको पेयरिंग कर देना। और आफ्टर देन पेयरिंग की सिचुएशन कुछ ये हुई थी, क्या हो गया था? ये यहां चला जाए, यहां चला जाए, बोलो हाँ है ना, और ये ऐसा हो जाए। मैंने कहा ये काम कब करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये काम किसके लिए होता है? वीक लिगेंड। यही तो बोला था कुछ मैंने। अब एक बात मुझे बताओ, पेयर करने के लिए भी कुछ एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे पेयर करना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी कि नहीं होगी? मान लेता हूं जो P जो है दैट इज द पेयरिंग एनर्जी, P जो है वो पेयरिंग एनर्जी है, कोई एनर्जी है। अब अगर मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, किससे? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने की एनर्जी से, तो मैं सामने वाले का पेयर कर दूंगा। ये है समझ लो, फिर समझ लो, मेरे पास एनर्जी है, मेरी एनर्जी सामने इलेक्ट्रॉन की जो है, जो पेयरिंग करने की जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज्यादा है, तो मैं उसको दे दूंगा, भैया तू पेयर कर ले, आया ना? और अगर मेरे पास की जो एनर्जी, जो रिक्वायर्ड पेयरिंग एनर्जी उससे अगर कम है, तो मैं पेयरिंग नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं, बड़ी खतरनाक बात है। P एक पेयरिंग एनर्जी होती है, और इन दोनों की एनर्जी को हम, इस एनर्जी को जो हमारे पास है उसको हमने बोल दिया डेल्टा O। ऑक्टेट स्प्लिटिंग एनर्जी वही तो आ रहा है ना, उधर है कि नहीं है? एनर्जी आएगी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अप्रोच करें कुछ ना कुछ तो एनर्जी आई। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि अगर हमारे पास, ये हमारे पास है, मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास, ध्यान रखना लोग कंफ्यूज जाते हैं, और ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड, आवश्यक, रिक्वायर्ड पेयरिंग करने के लिए। अगर ये एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो इसका मतलब है इस कंडीशन में पेयरिंग होगी। इस कंडीशन में क्या होगा? पेयरिंग होगी, यानी कि यहां पर हम बोलेंगे पेयरिंग होगी। और पेयरिंग अगर हो गई है, यानी पेयरिंग हो गई है, इसका मतलब किस तरीके से लिगेंड कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब आया समझ में? लिगेंड कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास में एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है जरूरत ज्यादा थी, दिया भाई साहब कम, तो इसका मतलब क्या हो गया? पेयरिंग नहीं होगी। आगे बात समझ में? नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये कैसा वीक करेगा? वीक लिगेंड। तो अब वीक लिगेंड क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों होता है? इस बात को समझ में आ गया कि ये भैया लिगेंड ऐसे हैं जो कि एनर्जी को बढ़ाते हैं। ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होगी, डिफरेंस ज्यादा होगा, समझ में आ गया? एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी होगी जरूरत वाली एनर्जी से, तो इसका मतलब पेयरिंग कर देगा, इसलिए वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और हमारे पास में एनर्जी कम है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसका अगला खेल। क्लियर हो गया?
वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड समझ में आ गया कि भैया वीक लिगेंड को वीक लिगेंड क्यों और क्या मतलब होता है वीक लिगेंड का, और दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चलो अब आगे सिखाते हैं। चलो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कैसे करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड तो अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा जब मैं जा रहा हूं कहां पर, ऑक्टाहेड्रल की तरफ, फिर से मैं ऑक्टाहेड्रल की तरफ जा रहा हूं और ऑक्टाहेड्रल में मैं दोनों जो है उनको लिख ले रहा हूं। यहां पर ये 3 हो गए, यहां ये 2 हो गए। अब सुनना मेरी बात, और कमाल की बात सुना। अब मैं वो जवाब देने जा रहा हूं जहां पर आपने वो काम किया था, इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे पेयर किया था। फिर दूसरा जवाब वो कि भाई लास्ट के 2 ही डी ऑर्बिटल क्यों यूज करते हैं, आगे तो बहुत कुछ खाली होता है तो उसको क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। तीसरा, वहां कहा था कि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया था, वहां कहा था कि लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ये लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। तो ये सारे चीजों के जवाब यहां से मिलेंगे। देखो होता क्या, ये ऑक्टाहेड्रल हमारे पास में, हम 2 केस यहां पर ले रहे हैं, आप समझ जाना, 2 मिनट की बात है। यही वाला केस ले रहे हैं, एक पहला वाला केस ले रहे हैं कि जो डेल्टा ओ है वो ग्रेटर देन पी है। दूसरा वाला केस ले रहे हैं यहां पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ है। समझ में आ गया। यहां भी आपके सामने कितने हो गए, एक कंडीशन, क्लियर है। अब सुनो, यहां पर हमारे पास में कोई डी ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात को गौर से समझिएगा। यहां पर मेरे पास में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल है मेरे पास, ये है हमारा डी ऑर्बिटल, और मैं मान लेता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं जरा मुझे समझाओ, आप लोग कैसे भरते हो उसको मुझे बताओ। यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं, चौथा यहां रखते हैं, पांचवा यहां रखते हैं, हाँ या ना, ऐसे तो रखते हैं। पहले क्या करते हैं, सिंगल सिंगल। ये बात कर रहा हूं डी की, मैं अभी भूल गया किस बात को, कि कोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन, मैं तो सिंपल एक बात कर रहा हूं, क्लियर है। ये 5 हो गया, छठा ये होता है, 7वां ये होता है, 8वां ये होता है, 9वां ये होता है, 10वां ये होता है। बोलो हाँ या ना, समझ गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं। अब आ जाओ इधर, इधर क्या होता है वो समझ। देखो अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब है बात चल रही है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की, हाँ या ना। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में डी ऑर्बिटल कैसे अरेंज कर रहा है वो देखो। पहला इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहीं होगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहीं होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वुंड रूल्स, क्या कहा था उसने, पहले अकेला अकेला अकेला, फिर दुकेला दुकेला दुकेला, ये तो बात थी। तो पहले यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। आगे बात समझे। जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, तब ऊपर जाना है। तब 7वां कहां होगा, यहां, 8वां होगा यहां, 9वां होगा यहां, 10वां यहां। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में याद करो याद करो याद करो, अगर हम आयरन की बात कर रहे थे, आयरन की बात कर रहे थे, यानी कि D6 की बात कर रहे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, D6 की बात कर रहे थे। मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6, ये मान लेता हूं ये कंडीशन है, आयरन +2 की बात है। अभी मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही आ रहा, तुमने क्या कहा, मैंने कहा समेटो, तुमने समेट दिया, दोस्त के 2 डी खाली हो गए। देखो ऐसे तो कुछ हो रहा होगा, ये D6 है, जब D6 है तो यही होगा, तो ये 2 खाली हो गए कि नहीं हो गए। अब भाई बात समझ में, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है भाई। लास्ट के जो 6 थे यही तो भरे थे, 2 खाली किए थे नहीं कर, अरे वो खाली थोड़ी अपन थोड़ी कर रहे थे, वो खुद ही हो गए। और किस कंडीशन पे हो गए, किस कंडीशन पे हो गए, ये था वहां पर, समझ में आ गया। और ये कंडीशन ने किसको शो कर दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, ये था, इसलिए वो डी खाली हो गए। तो जवाब मिला कि नहीं मिला, कि लास्ट के 2 ही डी खाली क्यों करते हैं, लास्ट के 2 डी ही क्यों खाली करते हैं, जवाब मिला कि नहीं मिला, ये कंडीशन समझ में आ गई। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट। और अब बात करते हैं वीक लिगेंड में। वीक लिगेंड में क्या होगा, देख लो वीक लिगेंड, मतलब ये वाली कंडीशन अगर होगी तो क्या होगा, 1 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 6 यहां नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है, हाँ बस यही तो अंतर है। तो फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ दोनों में, क्लियर है। तो 1 2 3, अब देखो 3 लोअर एनर्जी अभी भरी नहीं है, जंप कर जाएंगे ऊपर, क्या होगा, या 4 या क्या होगा 5, पहले सिंगल 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 सिंगल,
फिर अब आ जाओ, यहाँ क्या होगा 6, ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 10। अब देखो अपन ने क्या किया था, 6 की बात कर रहे थे, अगर वीक लिगेंड था तो 6 की बात कर रहे थे, 6 कहां चला गया, 4 5 6 ऐसी तो हो रहा था। तो क्या 2 ऊपर वाले खाली मिल रहे थे, वीक लिगेंड में नहीं मिल रहे। ये है कहानी, यही चीज हमें सीखनी थी। अब समझ में आया? और दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है, बिल्कुल है, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस तो होगा ही होगा। क्लियर? दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस तो होगा ही होगा। ये दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो जल्दी नोट करें, समझ गए बात को? तो चलो एक काम करते हैं, अच्छा इसको, हाँ एक चीज छोटा सा और, एक बात मुझे बताओ, इसको अपन क्या बोल रहे थे, T2G, इसको क्या बोल रहे थे? क्लियर है? यहाँ कितना हो गया T2G, यहाँ कितना हो गया, कोई डाउट नहीं है? अब एक काम करो, यहां लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक टेबल बनाते हैं, यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहां कंडीशन लेते हैं डेल्टा O ग्रेटर देन, और यहां लेते हैं डेल्टा O लेस देन P। अच्छा मैं एक मुझे और जगह मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको एक जगह और रखनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा चौड़ा मत बनाना, ये छोटा सा, इतना सा, ये इतना सा, ये इतना सा, और यहां बड़ा सा। कुछ है खेल करेंगे, एक ही टेबल बनाएंगे। ये छोटा बनाना, ये छोटा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं अब छोटा बना रहा हूं, मैं ही कर दे रहा हूं, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। ठीक है, स्पेस लेके चलना, एक ही जगह पर सब निपटा लेंगे। ग्रेटर देन P, और आगे वाले को भी ब्लैंक कर देना। ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे कुछ वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लिखना है और कुछ वैल्यू निकालनी है, तो स्पेस ठीक ठाक रखना, मतलब ठीक ठाक मतलब आधे पौन पेज लगभग, क्योंकि ये तो 2 में खत्म हो जाएगा। बेटिया छोटा कर, छोटा छोटा कर, छोटा और छोटा और छोटा, हाँ बस ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इधर 2 पार्ट कर ले, बस 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 इतना ही ज्यादा, हाँ ठीक है। कभी गलत करता है तू, ये माँ गलत है। चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बच्चों D1 के लिए। अब सोचो D1, मुझे इतना बता दो, D1 है, इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन है, हम कहां चल रहे हैं, ये किसके लिए होगा, वीक लिगेंड के लिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए? ये कंडीशन किसके लिए होगी, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। ये किसके लिए होगा, वीक लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, नीचे, दोनों में नीचे जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां लिखना है T2G, ठीक है, यहां कितना लिखना है 1 0 0, ऐसे लिखना है। समझ में आया नहीं है? नहीं आया? अरे भाई T2G में कितने डब्बे, 1 2 3 डब्बे हैं, इलेक्ट्रॉन यही भरा हुआ है, दूसरा 0, तीसरा 0, तो पहला 1 0 0। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? कर लोगे? ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, Eg कितना हो गया बच्चों, यहाँ Eg 0 0, ऐसे लिखना है। उधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी वही कंडीशन होगी, T2G क्योंकि पहला ही है 1 0 0, Eg कितना हो गया 0। आप समझ गए मैं क्या करना चाह रहा था? अरे समझ में आया? चलो बना लोगे अब, चलो D2 बनाओ फटाफट, T2G 1 1 0, Eg 0, यहां क्या होगा, सेम होगा, बनाते रहो। चीज आ रहे, अब 3 हो गए, 3 हो गए, अब समझ गए ना? 3 के बाद चौथा क्या होगा, सोचो सोचो, चौथा कहां होगा, यही होगा नीचे, और वहां चौथा क्या है, ऊपर। अब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां होगा 2 1 1, या Eg 0 0,
यहां कितना होगा T2G 1 1 1 EG 1 0। अब बदलाव समझ में आ गया आपको? की समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट D5। D5 में क्या कंडीशन हो जाएगी? नीचे ही करेंगे T2G 2 2 1 EG 0 0। यहां कितना होगा T2G 1 1 1। आ गया? चलो D6 T2G। अब D6 है, यहां क्या कंडीशन है 2 2 2 हो जाएगा। EG कितना होगा 0 0। और यहां कितना हो जाएगा T2G, यहां कितना हो जाएगा 2 1 1। EG कितना होगा? सही जा रहे? क्लियर है? नेक्स्ट D7 T2G 2 2 2 EG 1 0। यहां देखो बेटा T2G 2 2 1 EG 1 1। D8 T2G 2 2 2 EG 1 1 1 1। यहां कितना हो गया T2G? कहीं गड़बड़ी और तो बता देना मुझे, चल तू ही बता देना भाई। 2 2 2 EG 1 1। D9 2 2 2 EG 2 1। T2G EG 2 1। और D10 T2G 2 2 2 EG 2 2। और यहां पर भी आ जाएगा T2G 2 2 2। बात करते हैं इतना कैलकुलेट हो गया है। अब देखो क्या करते हैं, यहां से एक नई चीज कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं CFSE। CFSE CFSE होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखो यही चीज, इसी के लिए मैंने सारी चीजें सिखाई थी। इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हाँ वही आ रहा हूं जो आपने सामने गैप रखा है ना, उसी के लिए यूज कर रहे हो। तो नीचे फॉर्मूला लिखो पहले तो, CFSE क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो CFSE पहले कैलकुलेट किया जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये कैलकुलेट किया जाता है। इसी चीज के लिए यहां पर ये सारी चीजें निकालते हैं, और इसी से आपको जितनी ज्यादा CFSE निकल के आएगा उतना ज्यादा वो स्टेबिलिटी होगा। तो पॉइंट उठता है कि CFSE कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो CFSE, आवाज आ रही है, देखो चेक कर लिया आवाज। CFSE कैसे कैलकुलेट करता है, फॉर्मूला समझो। तो CFSE इक्वल टू, फॉर्मूला देखो वहां पर क्या था, ऑक्टाहेड्रल में देखो ऊपर क्या था +6। भाई देखो ना इसको, ठीक है, +6 ये वाला +6 डेल्टा O,
और ये क्या है -4, और +6 किसके लिए है? Eg के लिए, और ये किसके लिए है? T2g के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो यहां देख लो, यहां पॉइंट समझ लो, क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा, यहां लिखो +0.6 ऊपर के लिए है, यहां लिखो Eg इलेक्ट्रॉन, Eg इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है वो रखने होंगे, -0.4 यहां लिखो T2g इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, T2g इलेक्ट्रॉन। फिर डब्बा बंद कर दो, फिर यहां लिखो डेल्टा O, क्योंकि ऑक्टाइडल की बात चल रही है, प्लस Np, P का मतलब पेयरिंग एनर्जी, समझ में आ गई? ये पेयरिंग है। N का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, n की वैल्यू, n जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आ गया? ये Eg इलेक्ट्रॉन समझ में, कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं टोटल इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं, यहां पर ध्यान रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, Eg में कितने, T2g में टोटल इलेक्ट्रॉन। हो गया? इतना हो गया? अब एक काम करो, चलो वापस अपन वही वैल्यू निकालेंगे, सबका CFSE निकालना है अपने को, इसलिए मैंने जगह छोड़ी, तो यहां लिख दे रहा हूं मैं CFSE। क्लियर? फॉर्मूला समझ में आ गया? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तोड़ने के बाद जो स्टेबिलिटी गेन करता है उसकी एनर्जी, दिखा है ना वहां पे। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है, तो यहां पर अपन दो पार्ट करने पड़ेंगे इसको, अगर जगह है तो ठीक है, नहीं तो अलग से लिख लो। कैसे? पहला वाला केस किसके लिए करना होगा? ग्रेटर देन P, और दूसरा वाला किसके लिए करना होगा? लेस देन। दोनों के CFSE निकालना है, मैं एक निकाल के दिखा रहा हूं, देखो दोनों इक्वल है यहां पर, अरे दोनों इक्वल है, तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। एक काम कर लेता हूं, रुकना एक मिनट मेरी बात को, यहां पर आपको एक सपोर्ट दे सकता हूं, क्या सपोर्ट दे सकता हूं? कहां पर सेम है, देखो यहां तक तो सेम है, यहां दोनों में अलग अलग है कि नहीं है? तो यहां पर दो पार्ट कर लेना, जहां जहां अलग अलग है वहां दो पार्ट, ये देखो ये और ये अलग अलग है, बाकी इसमें देखो यहां से यहां तक सब सेम है कि नहीं है? ये सब सेम है, अरे हाँ है ना? उधर आ जाओ, आगे चले, बताओ कहां पर है? हाँ यहाँ पे, यहां से यहां तक, ठीक है? ये ऊपर दो अलग अलग है, बाकी मेरे हिसाब से सब सेम है। निकाल लोगे? एक निकाल के बता दूं? चलो यहां बताए तो लास्ट वाला बता दूं, देखो यहां पर क्या होगा, दोनों बराबर है, यहाँ क्या होगा? +0.6 इंटू यहाँ कितना होगा? 2 2 4 और 2 6, देखो T2g नीचे, नहीं सॉरी गलत बोल गया, ऊपर आएगा 4 4 4, ये ऊपर वाला है ना, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू कितना हो गया? 6, यहाँ कितना हो गया? डेल्टा। क्लियर है? यहाँ कितना हो गया? 6 चौको 24, और ये कितना हो गया? 6 चौको 24, -2.4, यानी इसका मतलब कितना आ गया? प्लस P कितने हो गए? P पेयरिंग कितनी हो गई? देखो कितनी पेयरिंग है? 5 पेयरिंग है, 2 4 5, 5 पेयरिंग है, 5 पेयरिंग, मतलब जो पेयर्ड है, पेयर कितने हैं वो देखना है, पेयर कितने दिख रहे हैं भैया? 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। हो गया? जल्दी निकालो इसको, फिर आगे बताता हूं। तो देख लो आप, यहां देखो सबका सेम आ रहा होगा, यहां पर वैल्यू, यहां कितनी वैल्यू आ रही है? यहां बता दो, सब में सेम आ रही होगी ना, इसमें -1.2, इसकी। अच्छा एक बात समझना बिल्कुल सही है, देखो
ये वैल्यू आ रही होगी, दोनों जगह आपने पेयरिंग देखा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये किसका है, वीक लिगेंड का है, और ये किसका है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का है। इस दोनों में इसी ध्यान रखना, यहां पर आप 3p करने की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर आंसर 1.2 डेल्टा ओ कर देना, ठीक है। और यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 1.2 डेल्टा ओ प्लस 3p। क्यों क्यों क्योंकि यहां पर क्या कंडीशन है, यहां रिक्वायरमेंट क्लियर है, और यहां पर क्या है, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा है, समझ में आ रही बात, वो पेयरिंग हो रही है, तो यहां जरूरत नहीं है, वीक लिगेंड में आपको जरूरत नहीं है, वीक लिगेंड में आपको पी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, वहां आपको जरूरत है। बना लोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई ये बताओ, 0.6 डेल्टा ओ प्लस, तीन हो गए, इनमें अलग अलग आ रही होगी, किसमें अलग अलग आ रही होगी, देखो यहां पर आप देखो किसमें, 4 5 6 7, 4 5 6 7, केवल 4 एक ऐसे है जहां पर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डिफरेंस आता है, जहां पर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डिफरेंस आता है। बाकी 1 2 3 और 8 9 10 6 ऐसी जगह है जहां पर नहीं आता। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं आगे, फिर आगे बात करेंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, यहां लिखा हूं COCN का होल 6 -3, COCN का होल 6 -3, चेक करो यहां पर CFSE कितना होगा, COCN का होल 6 -3, CFSE की वैल्यू कितनी होगी, CFSE की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सा है क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या किया, CO+3 कर दिया, और CO कितना होता है, CO+3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है, CO कितना होता है 3D7 4s2, होता ही नहीं होता बच्चों। अब CO 3D7 4s2 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर CO+3 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 9 यानी कि 3D6। अब CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, U बनाना है। आ गया समझ में, ये लो आ गया। तो 6 बनाने हैं अपने को, ऐसे बनाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, आया ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लग जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी बताओ, यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है अपना T2G, ये क्या है अपना EG, EG कितना हो गया 0 0, क्या हो गया 0 0, यहाँ कितना हो गया 2 2 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो CFSE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कर लोगे पक्का, कितना आ रहा है, यानी कि यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके सामने, ये तो 0 हो गया, +6 इंटू 0 प्लस 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू कितना आ गया 6, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो प्लस कितना आ गया 3p, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ डेल्टा ओ, यार कितना हो जाएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस, आ गया। चलो एक और क्वेश्चन, COF6 -3, चलो इसको देख लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। COF6 -3, F कैसा हो गया, वीक लिगेंड की स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड है ना, ये हो जाएगा अपना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई CO+3, यहां भी 3 आ गया, लेकिन वीक लिगेंड है, CO+3 का कितना होगा 3D, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो यहां क्या कंडीशन होगी 3, ये हो गया। आ रही है बात समझ में। अब 6 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देख लो, कैसे करना है 6 को, 1 2 3 4 5
अलग अलग वैल्यू आ रही है। यहाँ कितना हो गया ये T2, यहाँ कितना हो गया Eg कितना हो गया 1 1, ये कितना हो गया 2 1 1। तो CFSE निकालो यहाँ पर, क्या होगा 0.6 प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 1p लिखने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या आ जाएगा यहां पर प्लस 1.2 माइनस 1.6, आ गया। तो सीख गए बच्चों, CFSE निकालना सीख गए। टेट्राहेड्रल में सीख जाओगे अगर टेट्राहेड्रल में होगा। चलो टेट्राहेड्रल की बात कर लेता हूं, एक और CFSE। तो फॉर टेट्राहेड्रल भी ले लो। अब देखो जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना बच्चों CFSE, वो पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव कर दो बस। देखो वहां पर अपने सिखाया हुआ था, ये ऊपर चला गया वो नीचे चला गया, तो यहां क्या हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस, और जहां माइनस था वहां प्लस, नहीं तो होगा, यही तो होना ही है। यहाँ क्या होगा 0.6 माइनस में आ जाएगा, और 0.6 माइनस में किसके लिए आएगा, उसी के लिए आएगा, क्योंकि वो तो उसी के साथ लगा हुआ है। Eg इलेक्ट्रॉन सही लिखा मैंने, प्लस 0.4 क्या हो जाएगा T2g इलेक्ट्रॉन, बोलो हो जाएगा। यहां आ जाएगा डेल्टा T, डेल्टा T प्लस NP, N की जरूरत पड़ेगी तो होगा, नहीं तो डेल्टा T आ जाएगा। क्लियर हो गया? फॉर्मूला लगा लोगे, कोई एग्जांपल दोगे, हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिमाग में रखना, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डेल्टा T इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा हो, ये फॉर्मूला याद है। डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल इसके आगे इसका CFSE का यूज, स्टेबिलिटी, कलर और मोस्ट प्रोबेबली कल अपन इसको फिनिश कर लेंगे चैप्टर। ठीक है, ठीक है।